हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.12 ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्वेश्चन 12.12 में हमें तीन पार्ट्स दे रखे हैं और तीनों पार्ट्स में हमें अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। जिस तरीके की प्रॉपर्टी हमें दे रखी है उसी तरीके से हमें अरेंज करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें देखना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCl, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ रिएक्टिविटी हमें देखनी है। सेकंड क्वेश्चन में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या कौन सा नहीं। और थर्ड में भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला तो एसिडिटी बतानी है और फर्स्ट वाले में हमें रिएक्टिविटी बतानी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एज फार एज रिएक्टिविटी इज कंसर्न, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एल्डिहाइड है ये, और ये मैं एक जेनेरिक कीटोन ले लेता हूँ। अब जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है ना, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड करता है, इधर ऐड करेगा या फिर इधर ऐड करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल किस स्पीड से ऐड करेगा, किस रेट से ऐड करेगा, वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर कितना है। यहाँ पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन के पास, उतना ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल इधर आके अटैक कर देगा, क्योंकि जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जिसके पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो जल्दी जाके अटैक करवाएगा न्यूक्लियोफाइल का। सो एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पे देखना है कि कितना पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कार्बन है ये कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो उसकी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, CH3 है। CH3 क्या दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे देगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, तो यहाँ पे दो ग्रुप हैं। कीटोन्स में हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप होते हैं, दोनों एल्काइल ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। सो कॉन्सिक्वेंटली हमें ये डेफिनेटली पता है कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल कार्बन होती है उसके पास पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कीटोन्स। अब जितना बड़ा आई ग्रुप लगा होगा, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप लगा होगा, उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। सो हमें देखना है कि हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप होगा, अगर वो छोटा है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जल्दी होगा, HCl जल्दी रिएक्ट करेगा। अगर वो एल्काइल ग्रुप बड़ा है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा और उसका कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा कम होने लगेगी। तो सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें क्लियर होगा कि कैसे इनको अरेंज करना है। तो फर्स्ट वन इज एसिटाल्डिहाइड, CH3 CHO। अब यहाँ पे तो आप मुझे खुद ही बता दोगे। सबसे पहले एल्डिहाइड क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन्स। तो हमारे पास एल्डिहाइड क्या है, एक ही एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है और ये डेफिनेटली ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू कीटोन। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला होगा ना, वो सबसे ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कीटोन आ गए। अब कीटोन में यहाँ पे दो CH3 हैं, छोटे ग्रुप्स हैं, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो बहुत ही बल्की ग्रुप हैं, और इस इतने सारे मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे देंगे इस कार्बोनिल कार्बन को, और इस कार्बोनिल कार्बन पे जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इधर क्या है, एक CH3 है और इधर टर्शियरी मिथाइल है। तो अगर तीनों में से देखूँ तो यहाँ पे छोटे ग्रुप हैं, छोटे ग्रुप क्या करेंगे, कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे, क्योंकि छोटा ग्रुप ज़्यादा, छोटा एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट कम दिखाता है। यहाँ पे क्या है, एक दो तीन चार, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे तीन CH3 हैं जो एक कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर पाएंगे। और यहाँ पे क्या है, एक CH3 है और एक टर्शियरी ब्यूटाइल है। तो मेरे हिसाब से जो सेकेंड वाला आएगा इधर आएगा, फिर फोर्थ एंड देन थर्ड। जो थर्ड कंपाउंड है ना वो लेस रिएक्टिव होगा, सबसे कम रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स HCl। तो HCl यहाँ पे उतनी जल्दी ऐड नहीं हो पाए। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ दिखानी है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो सबसे पहले हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। जैसे मेरे पास RCH2COOH है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड काफ़ी वीक एसिड्स होते हैं। तो ये देते हैं RCH2COO नेगेटिव विच इज़ अ कार्बोक्सिलिक आयन प्लस H पॉजिटिव विच इज़ प्रोटॉन। तो जितना ज़्यादा प्रोटॉन आएगा ना, उतना ज़्यादा एसिडिटी होगी। अब ये जो एसिडिटी है वो डिपेंड करती है इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। अगर ये कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये H प्लस आयन जल्दी रिलीज कर सकता है, मतलब ली शेटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। लेकिन
अगर रिएक्टेंट के बेसिस पे जज करना है तो हम लोग जज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है RCH2COOH। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या ये जो कार्बन है वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसीज पे हम लोग बता सकते हैं कि हाइड्रोजन कितनी जल्दी निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या रिलीज कर देगा, RCH2CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कौन कम कर सकता है, ये एल्काइल ग्रुप। अगर ये एल्काइल ग्रुप अगर प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट कर पा रहे हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो फिर वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों मांगेगा या क्यों डिमांड करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर एल्काइल ग्रुप है और बड़ा एल्काइल ग्रुप है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। अगर ऑक्सीजन के पास पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो इस बेसिस पे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो डिक्रीजेस एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम कर देते हैं। वेरस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब जो CH2 कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था अब वो खुद इससे डिमांड करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो हाइड्रोजन से जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेके H+ आयन रिलीज कर देगा। तब ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और जल्दी से H+ आयन रिलीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीजेस एसिडिटी। सो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, उसको डिक्रीज करेगा। ये है हमारा फर्स्ट कंपाउंड। सो ये हो गए हमारे 4 कंपाउंड्स। अब इसमें से हमें देखना है एसिडिटी ज़्यादा किसकी कम किसकी। अब Br तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो क्या करेगा, ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पे भी Br क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे दी जा रही है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं और इधर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। तो हमें तो डेफिनेटली पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिटी इंक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एसिडिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि मुझे इतना समझ में आ रहा है कि 1 और 2 की जो एसिडिटी होगी वो ज़्यादा होगी देन 3 और 4। अब पहले हम लोग 1 और 2 के बीच में देखते हैं कि इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी। अब देखो ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अब वो कार्बोक्सिलिक एसिड के काफ़ी पास है, और यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो कंपैरेटिवली दूर है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो नेचर होगा वो इस वाली ब्रोमीन का ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली ज़्यादा पास है। ज़्यादा पास है तो ज़्यादा स्ट्रांगली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दूर चला जाता है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो मिनिमम हो जाता है। अगर मैं याद कराऊँ आपको तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 3-4 बॉन्ड के बाद ऑलमोस्ट वैनिश हो जाता है, पूरा ही खत्म हो जाता है। तो जितना पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा सिग्मा बॉन्ड का, और उतना ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। सो इन दोनों में से मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट जो कंपाउंड है उसका सबसे ज़्यादा है देन सेकेंड। अब थर्ड और फोर्थ में से देखते हैं। तो देखिए ये है इस तरीके से लीनियर है और ये ब्रांच है। अब ब्रांच में क्या है, इस कार्बन के ऊपर CH3 भी दे रहा है और इस कार्बन के ऊपर CH2 दे रहा है, लेकिन ये जो CH3 है कंपैरेटिवली दूर है। तो ये जो पूरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा एज कम्पेयर टू दिस। मैंने बताया ना, जितना पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम या ज़्यादा होगी डिपेंडिंग अपॉन क्या उसका नेचर है। तो यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सिंस ये CH3 कंपैरेटिवली ज़्यादा पास है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। कॉन्सिक्वेंटली जो फोर्थ कंपाउंड है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू द थर्ड कंपाउंड। सिंस ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था तो हम ऐसे लगा देते हैं, CH3 का सबसे कम, देन फोर्थ, देन सेकेंड एंड देन 1। लेट्स मूव टू द थर्ड वन विच इज़ बेंजोइक एसिड। तो पहले तो मैं स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और नाइट्रो कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे। फिर है 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3 and then 4, and last one is 4-methoxy benzoic acid। अब 4 हमारे पास ये कंपाउंड है। अब 4 कंपाउंड हैं तो सही, लेकिन इसमें हमें देखना है कि इनकी एसिडिटी कैसी होगी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डेफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं, वेरस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डेफिशिएंसी को डिक्रीज करते हैं। चलिए हम लोग आगे करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेंजोइक एसिड, इसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन है। NO2 जो होता है ना, NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आपको पता ही होगा। और OCH3 होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। लोन पेयर अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी बेंजीन के ऊपर, एज अ रिजल्ट COH के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि 1 तो बीच में आएगा, क्योंकि ना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब 1 से ज़्यादा किसकी होगी? 2 और 3 की होगी, तो 2 की उससे ज़्यादा होगी, 3 की उससे ज़्यादा होगी। अब 2 में आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो कंपाउंड 3 ही होगा। और फोर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो कॉन्सिक्वेंटली जो फोर्थ कंपाउंड होगा वो सबसे कम एसिडिक होगा। सो आपको बस ध्यान रखना है कि एसिडिटी डिपेंड करती है कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे, कितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोफिलिक है या कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो वो उसकी डेफिशिएंसी को ज़्यादा बढ़ा देगा और उसकी एसिडिटी भी